आज का हमारा टॉपिक है डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिसके अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके हमने दो एग्जांपल पढ़ी थी, एक ROH R-OH, जिसके अंदर दो अलग अलग कार्बन्स पे दो अलग अलग OH लगे हुए हों, या फिर एक ही कार्बन के ऊपर दो OH लगे हों। अगर अलग अलग कार्बन के ऊपर अलग अलग OH लगे हों तो उसको हम बोलते हैं विसिनल टाइप का डायहाइड्रिक अल्कोहल है। और अगर एक ही कार्बन पे दो OH लगे हों इस तरीके से ROH और OH, तो ये आपका जेमिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है। तो अब हम डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि आप एल्कीन्स की जब हाइड्रोक्सिलेशन करोगे तो आपके पास डायोल्स मिलेंगे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास है इथीन। इसकी हम तीन तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि KMnO4 डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और सेकंड है कि इसके अंदर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डालोगे। ये आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है। तो जब आप ये दोनों में से कोई भी डालोगे तो आपके पास विसिनल ग्लाइकोल मिल जाएगा। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे आप विसिनल ग्लाइकोल बोलते हो क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग कार्बन्स के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट, अब इसको अगर हम साइकिल रिंग के ऊपर देखें तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ साइक्लोपेंटीन। ये मेरे पास है साइक्लोपेंटीन। इसकी जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो मेरे पास सिस साइक्लोपेंटीन 1,2 डायोल बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है इसके साथ KMnO4 के साथ या फिर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, ये सिस हाइड्रोक्सिलेशन होती है साइकिल रिंग के अंदर। अगर हम इपोक्साइड रिंग की हाइड्रोलिसिस करा दें तो भी हमारे पास डायहाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है। ये मेरे पास एक इपोक्साइड रिंग है, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ वाटर के साथ, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास ग्लाइकोल बन जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास विसिनल ग्लाइकोल बन जाएगा। ये तो बात हुई कि मेरे पास एक इक्वल साइज्ड रिंग थी। अगर मेरे पास अनइक्वल साइज्ड रिंग हो कुछ इस तरीके से इपोक्साइड, तो साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड, ये मेरे पास है साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड प्लस इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल बनेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिलेशन होगी वो ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन होगी। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ विसिनल डाइहलाइड्स। तो आपके पास मान लीजिए मेरे पास एक विसिनल डाइहलाइड है, ये CH2Br और CH2Br, ये मेरे पास विसिनल डाइहलाइड है। विसिनल कैसे बोलते हैं कि अलग अलग कार्बन के ऊपर अलग अलग डाइहलाइड का प्रेजेंट होना, वो आपके पास विसिनल डाइहलाइड हो गया। तो ये है मेरे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और इसकी जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो मेरे पास डायहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा CH2OH। ये मेरे पास बन गया इथेन, ये मेरे पास बन गया इथेन 1,2 डायोल, प्लस यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है ये Na2 के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2NaBr प्लस आपका CO2 बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें मेथड आता है बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आपको सिंपली एक यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लेना है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पर मैं दो कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रही हूँ और इसकी आपने रिएक्शन करवानी है। पहली तो मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, और सेकंड इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको डायहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा जिसका नाम होगा पिनाकोल। तो यहाँ से आपको पिनाकोल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ डाइकेटोन्स विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहाँ पर आप डाइकेटोन्स की रिडक्शन करवाकर भी डायहाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको डाइकेटोन्स की रिडक्शन करवानी है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX।
तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने एक डाइकेटोन लेना है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और इसकी आपने रिएक्शन करवानी है। पहले तो आपने करवानी है RMgX के साथ रिएक्शन और सेकंड फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो आपके पास यहाँ पर CH3CrC, तो आपको यहाँ से ग्लाइकोल मिल जाएगा। ये मैंने जो तीनों आपको रिएक्शंस करवाई हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ डाइकेटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन सभी के अंदर एक एक इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद में ही आपकी जो रिएक्शंस है वो कैरी आउट होती हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज ब्यूटेन 1,4-डायोल। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास ब्यूटेन 1,4-डायोल बन जाएगा। ये है हमारे पास ब्यूटेन 1,4-डायोल। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले तो इसके अंदर फिजिकल स्टेट देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है कैसा। तो सबसे पहली बात कि ये कलरलेस होते हैं। जो डायहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ये विस्कस लिक्विड होते हैं, बहुत ही गाढ़े होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं और जिनके जो टेस्ट है वो और इनका टेस्ट स्वीट होता है। ये तो हो गई हमारी बात फिजिकल अपीयरेंस की, ये दिखता कैसे है कि पहला तो ये कलरलेस है, दूसरा ये विस्कस लिक्विड है और दूसरा इसकी जो स्मेल है वो स्वीट है। तो अब यहीं से ही देख लो विस्कस है, विस्कस क्यों है, तो यहाँ से इसकी बात आ जाती है विस्कोसिटी की, कि ये इतना गाढ़ा क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जो डायहाइड्रिक अल्कोहल है इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है और 2 OH ग्रुप जो है वो एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसके कारण इन मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली एसोसिएटेड हो जाता है और जिसके कारण इसकी जो विस्कोसिटी है वो हाई रहती है। अब विस्कोसिटी हाई है तो यहाँ से बात आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डायोल्स का वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सिर्फ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जांपल C2H5 ये इथेनॉल है और यहाँ पर भी हम इथेन ही लेते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए, CH2CH2OH, लेकिन यहाँ पर जो है OH ग्रुप 2 लगे हुए हैं, ये डायोल है, ठीक है, ये इथेनॉल है और ये इथेन 1,2 डायोल है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.5 केल्विन है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 470 केल्विन है। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होती है और इसके अंदर कम होती है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है, यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसीलिए जो ये डायोल्स हैं ये वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये जो डायोल्स हैं ये पोलर नेचर के होते हैं, सो इसीलिए ये वाटर के अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन नॉन पोलर के अंदर और वीकली पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और ईथर के अंदर ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसके अंदर सबसे जो पहला मेथड आता है रिएक्शंस में वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स और एसिडिक नेचर ऑफ डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसके अंदर सिंपली आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लेना है CH2OH, ये हमारे पास है डायहाइड्रिक अल्कोहल।
इसकी आपने रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ। यहाँ पर सोडियम मेटल जो है वो दोनों OH ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो सोडियम मेटल है ये 1/1 डायहाइड्रिक अल्कोहल के ऊपर लगेगा। जैसे कि मैंने सोडियम लिया, इसके लिए मुझे कुछ टेम्परेचर चाहिएगा, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 323 केल्विन। तो इस रिएक्शन में ये जो सोडियम मेटल है ये एक कार्बन के ऊपर लगेगा इस तरीके से CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये जो आपका नीचे वाला है CH2OH ये एज इट इज़ रहेगा। और फिर से आप जब इसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम मेटल के साथ तो इस बार आपको टेम्परेचर ज़्यादा लेना होगा। इसके लिए हम लेते हैं 433 केल्विन। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव ये यहाँ पर पहले ही था, और नीचे यहाँ पर इस वाले कार्बन पे भी अब CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव लग जाएगा। यहाँ पर जब आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया और इसके सोडियम मेटल के साथ आपने रिएक्शन करवाई तो नीचे वाला एज इट इज़ रहा, ऊपर वाले के अंदर O नेगेटिव Na पॉजिटिव लगा, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका नाम है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। और यहाँ पर ये जो फर्दर आपने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई और नीचे वाला भी एज इट इज़ उसके जैसा बना दिया, तो ये है आपका डायसोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अब आपने रिएक्शन करवानी है। तो CH2OH और CH2OH ये है आपके पास एक डायहाइड्रिक अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसकी आपने रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। मैं ले लेती हूँ HCl की जब मैंने रिएक्शन कराई तो ये भी सर्टेन टेम्परेचर के अंदर होगी। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 433 केल्विन का टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरे पास ये एक H और यहाँ से ये एक OH हट जाएगा, ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर Cl आकर लग जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2Cl और CH2OH। यहाँ पर भी 1/1 हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो जो पहला क्लोरीन है ये मेरे ऊपर वाले के ऊपर लग गया और जो नीचे वाला है वो एज इट इज़ रह गया। ये मेरे पास बन गया इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, और इसकी जब मैं फर्दर रिएक्शन करवाऊंगी HCl के साथ तो यहाँ पर टेम्परेचर मुझे फिर से बढ़ाना पड़ेगा। मैं 473 केल्विन ले लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास फिर से वाटर रिमूव हो जाएगा, एक OH तो ये और H यहाँ से भी चला जाएगा और क्लोरीन आकर यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया इथाइलिन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन आती है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड। तो इसकी ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन दोनों को मैं एक में ही समझा देती हूँ क्योंकि दोनों सेम हैं। तो इसके लिए आपने क्या लेना है CH2OH और CH2OH, ये है आपके पास डायहाइड्रिक अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी आपने सबसे पहले रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ, ठीक है। यहाँ पर 2PCl5 लोगे, और या फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी 2SOCl2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे। तो जब आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर CH2Cl लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास एज इट इज़ सेम बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन Cl। तो यहाँ पर अब बाकी के अदर प्रोडक्ट्स क्या आएंगे वो अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक तो आ जाएगा 2POCl3 प्लस आपका यहाँ से 2HCl बाहर चले जाएंगे, और थायोनिल क्लोराइड के अंदर आपके पास ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस 2HCl चले जाएंगे। तो दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस प्रोडक्ट के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इन केस अगर आप Pi3 का यूज़ करते हैं तो ये है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल OH। इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे Pi3 के साथ तो आपको ट्वाइस ऑफ Pi3 लेने होंगे और यहाँ पर थ्राइस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लेने होंगे। 3 आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल लोगे तब आप इसको 2Pi3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 3CH2I प्लस ये प्रोडक्ट प्लस इसके साथ 2H3PO3 बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए आपको यहाँ से 3I2 बाहर निकालने होंगे। सो -3I2 जब आप इसको बाहर निकालोगे तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा। तो आपके पास 3 इथीन बन जाएंगे प्लस I2 आपके बाहर निकल जाएंगे।
नेक्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टी आती है डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन के अंदर आपके यहाँ पर 4 रिएक्शंस होती हैं। पहली तो अगर आप हीट करोगे तो भी आपके पास डिहाइड्रेशन होती है, CH2OH, CH2OH, ये आपके पास है डायहाइड्रिक अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इसको जब आप हीट करोगे, मैं 775 केल्विन के अंदर हीट करूँगी क्योंकि इतना टेम्परेचर चाहिए। सो इसको जब हीट करोगे तो यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये आपका वाटर जो है रिमूव हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH2CH2, एक ऑक्सीजन रह जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। सो ये आपके पास पहला मेथड है एक्शन ऑफ हीट। और जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन होती है एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर P2O5 के साथ। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास है इथेन 1,2 डायोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसके अंदर आपने एनहाइड्रस ZnCl2 डालना होता है। सो इसके अंदर आपने एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर P2O5 के साथ रिएक्शन करवानी होती है। तो यहाँ से ये जो एक वाटर है ये रिमूव हो जाता है और आपके पास बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ पर ये आपके पास जो बनता है ये बनता है इथेनॉल, इसे विनाइल अल्कोहल बोलते हैं और ये अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है इसलिए इसकी रीअरेंजमेंट होती है। तो जब इसकी रीअरेंजमेंट होती है तो ये बन जाता है CH3CHO, इथेनॉल बन जाता है। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन आती है विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर आपने 2 इथाइलिन ग्लाइकोल लेने होते हैं और यहाँ से जब आप इसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो यहाँ से आपके पास 2 वाटर रिमूव हो जाते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर यहाँ पर जितने भी वाटर हैं ये रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, तो यहाँ पर आपके पास वाटर रिमूव करने के बाद 1,4 डायोक्सेन बन जाता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो रिएक्शन है वो है विद कंसनट्रेटेड H3PO4। जब हम H3PO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर भी सेम हमें 2 इथाइलिन ग्लाइकोल लेने होते हैं। यहाँ से हमारे पास एक ही वाटर रिमूव होता है। जब हम इसके अंदर कंसनट्रेटेड H3PO4 डालते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक ही वाटर रिमूव होता है और हमारे पास डाई इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है CH2CH2OH, CH2CH2OH। ये है आपका डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। सो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर आपके पास 2 वाटर रिमूव होते हैं और डायोक्सेन बनता है और कंसनट्रेटेड H3PO4 डालने पर आपके पास एक वाटर रिमूव होता है और आपका डाई इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है। नेक्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर 2 तरीके से होती है। एक तो जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं और दूसरा जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं करते हैं। तो पहला है जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं करते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन करा देते हैं। सो CH2OH और CH2OH ये है इथाइलिन ग्लाइकोल और ये आपका है एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल और इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास CHO CH2OH यानी ऑक्सीडेशन भी 1 by 1 होगी। यहाँ पर पहले CHO बना फिर CH2OH बना। अब इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि नीचे भी CHO बन जाए और या फिर CHO जो ऊपर लगा हुआ है इसी की ही ऑक्सीडेशन हो जाए। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी COOH और CH2OH, ये आपके पास एक हो गया। दूसरा जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो नीचे भी CHO बन जाए और ऊपर CHO था ही और इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास एसिड बन जाएगा और नीचे CHO एज इट इज़ और इसकी जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास नीचे भी एसिड बन जाएगा और ऊपर भी एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल की जब ऑक्सीडेशन की तो यहाँ पर आपके पास ग्लाइकोल एल्डिहाइड बन गया। इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे और ऊपर एसिड बन गया तो ये आपके पास बन जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड
और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से ग्लाइकोल एल्डिहाइड की जब आप ऑक्सीडेशन करो तो यहाँ पर ग्लाइओक्सल बन जाए, और इसकी जब ग्लाइओक्सल की आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास ग्लाइओक्सैलिक एसिड बन जाएगा, और ग्लाइओक्सैलिक एसिड की आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। और सेकंड जो मेथड है जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होती है, तो इसके अंदर ये आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसके अंदर आपने रिएक्शन करवानी है HiO4 पीरियोडिक एसिड के साथ, या फिर आप लेड टेट्रा एसीटेट के साथ इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाओगे। तो यहाँ से क्या है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड है ये यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड लग जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है यह है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने पिनाकोल बनाना सीखा था, तो इसे आपने पिनाकोल लेना है और इसकी रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप पिनाकोल की रिएक्शन करवाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, वाटर को रिमूव करना। तो ये वाटर को रिमूव करेगा और पिनाकोलोन बना देगा। ये आपके पास है पिनाकोलोन। ये इसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म देख लीजिए, मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास पिनाकोल होगा, इसके अंदर सबसे पहले आपका जो H पॉजिटिव आयन है वो रिएक्ट करेगा, तो वो आपका किसी भी OH ग्रुप के साथ लग जाएगा। मैंने इसके साथ लगा दिया और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये OH ट्वाइस बनकर ये यहाँ से वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो गया, तो यहाँ पर अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मिथाइल है ये एक इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जो हमने एल्काइल शिफ्ट किया था उसी के अंदर है मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, यानी कि CH3 को इधर लगा देंगे, तो अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, तो अब ऑक्सीजन कार्बन को एक बॉन्ड दे देगा, तो यहाँ पर इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड दे देगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर चला गया और आपके पास ये पिनाकोलोन बन गया।